वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट किया जाए। ऑनलाइन वाले बच्चों, ऑनलाइन टीम भी बेटा वेरी गुड आफ्टरनून। कार्तिकेय, रिया, उज्जवल, अमन, शरणदीप, वर्षा, महक, समीक्षा, नन्नी, अभी, शुभांगी, वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। स्टार्ट करते बच्चों, सब बच्चे जल्दी कनेक्ट हो जाएं बेटा। उधर फिर लंच ब्रेक भी है, लंच भी ध्यान रखना है। अच्छा, हालांकि मैं लंच कर चुका हूं। अच्छा, आपके लिए ब्रेक ना ठीक है बेटा। चलो, श्रद्धा, प्रकृति, चलो हम स्टार्ट करते बेटा, है ना। ऑनलाइन वाले बच्चे कनेक्ट होते जाए बेटा जल्दी फटाफट, ताकि उधर हम लोगों को आगे लंच ब्रेक को भी देखना रहेगा। हाँ बेटा, बच्चों अभी तक में आप लोगों को एडवांस अकाउंट जो हमारा सब्जेक्ट है, भले नाम उसमें जरूर एडवांस है, ये वो अकाउंट ही, और आप जैसे इंटेलिजेंट बच्चों के लिए तो इजी है। अब बच्चों एडवांस अकाउंट सब्जेक्ट में अभी तक में आप लोगों को बेसिक टर्मिनोलॉजी मैंने समझाई। भाई जैसे मीनिंग ऑफ असेट, असेट हम किसको बोलते हैं? लाइबिलिटी। उसी में थोड़ा सा टेक्निकल तड़का लगाने वाला पॉइंट आ गया, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के अंदर ही बात आ गई प्रोविजन। प्रोविजन के अंदर ही हम लोगों ने बात कर ली कि सब प्रोविजन को हम दो अलग अलग कैटेगरी में ले सकते हैं। ऐसे प्रोविजन जिसमें आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस होगा, और ऐसे प्रोविजन जिसमें कि हमारे रिसोर्सेस श्रिंक होंगे, कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। फिर वहीं मैंने आप लोगों को रेवेन्यू भी समझाया, वहीं मैंने आपको इनकम का मीनिंग भी समझाया, वहीं आपको अर्निंग का मीनिंग भी समझाया। देन हमने एक्सपेंसेस को समझा, और उसके बाद फिर हमने इक्विटी पे बात की। बोलो बेटा, क्या यहां तक का बेसिक सब बच्चों को बिल्कुल परफेक्ट है? किसी बच्चे के मन में कुछ डाउट बेटा? पक्का आगे बढ़ा जाए? पूरी टीम रेडी? चलो, ऑनलाइन वाले बच्चे रेडी? चलो, आज से बेटा मैं अकाउंट का एक चैप्टर लेके चलता हूं। एक छोटे चैप्टर से मैं शुरुआत करता हूं, जिससे आप लोगों के कंसेप्ट्स क्लियर हो और अपने पढ़ने का भी तरीका प्रॉपर बन जाए। और बच्चों एक दो तीन अपन चैप्टर स्टार्ट करें। फर्स्ट चैप्टर अपना है, चैप्टर स्टार्ट करें उसके पहले कुछ बेसिक बातें। देखो बेटा, चैप्टर के एक एक कंसेप्ट को हम लोग यहां क्लास में बहुत डेप्थ में डिस्कस करेंगे। किसी भी कंसेप्ट में दिक्कत आए इमीडिएटली आप लोगों ने पूछ लिया, क्योंकि यहां का डाउट यहीं क्लियर होना बहुत जरूरी। कोई कंसेप्ट नहीं आए समझ में, बच्चे हैं आप लोग, हम लोगों को एक कंसेप्ट को तीन चार अल्टरनेटिव और जो तरीके से समझ में आए वो समझाना आता है, आप पूछ सकते हो। एक बात। दूसरी बात, पूरा मॉड्यूल अपने को करना है। आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन करना है, पास्ट ईयर एग्जाम के क्वेश्चन करना है। कुछ ऐसा काम छोड़ना ही नहीं है जिसके लिए कि आपको घर पे जाके मेहनत करनी पड़े, परेशानी हो। लेकिन घर पे आप फ्री रहोगे ऐसा नहीं है। मैं आपको डेली होमवर्क दूंगा, और डेली जो होमवर्क आएगा बस इतना करना कि वो होमवर्क अपना डेली हो जाए। उसके पीछे रीजन ये है कि बेटा मैं यहां पर आपको एक चैप्टर के 50 भी क्वेश्चन करा दूं ना, तो उसमें मैं जुड़ाऊं। मैं सोचता हूं कि मैं नहीं हूं और आप उसी फ्लो, उसी मोमेंटम, उसी रिदम में क्वेश्चन करो, तो मतलब है बराबर बेटा। और चूंकि अब हम इंटरमीडिएट लेवल पर हैं, तो क्वेश्चन की लेंथ बड़ी होगी, उनके सॉल्यूशन थोड़े से बड़े होंगे, जहां पर कि अपना फ्लो, प्रैक्टिस, मोमेंटम बना रहे, वो जरूरी। और वो तभी बनेगा जबकि आप रेगुलर होमवर्क करेंगे। और चलो, अगर होमवर्क नहीं होगा तो पेनल्टी भी चार्ज की जा सकती है। एग्रीड? देखो कमिटमेंट के साथ बेटा। हाँ, सब बच्चे एग्रीड? डरना नहीं बेटा, छोटा मोटी रखेंगे, लेकिन उसका सिस्टम ही रखेंगे। होमवर्क नहीं हुआ पेनल्टी, और आपसे पूरे साल मतलब पूरे सेशन में जो पेनल्टी कलेक्ट हुई, मान लो 5000 पेनल्टी कलेक्ट हुई, तो 5000 मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, 5 और 5 डबल करके उसकी पार्टी रख लेंगे बैच में, बराबर बेटा, और पेनल्टी रखेंगे। चलो हाँ बेटा भावताव चालू कर दिया बेटा ठीक है, डिस्कस कर लेंगे। अब अपन पहले स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ बच्चों, चैप्टर का नाम लिखिए बेटा, इन्वेस्टमेंट
सबसे पहले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर का वेटेज मैं आपको बता दूं। चैप्टर को बेटा हम 3 अलग अलग कैटेगरी में लेके चलेंगे, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं बेटा कि यहां सी कैटेगरी का चैप्टर भी होगा ना, तो उसको उसी कंसेप्चुअल डेप्थ के साथ अपने को पढ़ना है। यहां मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है सी कैटेगरी या ए कैटेगरी या बी कैटेगरी, क्योंकि सी एग्जाम है। फिर ये कैटेगरी में क्यों बता रहा हूं, ये इसलिए बताता हूं बेटा कि एग्जाम के 2 दिन पहले 3 दिन पहले जब समय अपने पास बहुत कम होता है ना, उस समय थोड़ा हम लोगों को प्रायोरिटी देना पड़ जाती है कि यार ए कैटेगरी के चैप्टर को पहले कर लो, बी कैटेगरी के मॉड्यूल देख लिया, सी कैटेगरी में फॉर्मेट देख लिया। उस पर्पज से पहली जो स्टडी है चैप्टर किसी भी कैटेगरी का हो, आपको फुल डेप्थ के साथ ही उसको लेके चलना है। तो बी कैटेगरी का चैप्टर है, इसमें एग्जामिनर 7 मार्क के आसपास का छोटा क्वेश्चन भी बना सकता है और 10 मार्क तक का अच्छा लेवल वाला क्वेश्चन भी डिजाइन करने का इंस्टीट्यूट के पास स्कोप है, क्योंकि आप तो जानते हैं इंस्टीट्यूट कौन सा है, ICAI। और अपनी इंस्टीट्यूट बिल्कुल भी भरोसे लायक एग्जाम के पर्पज से। चलो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं बेटा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट यानी यहां पर मैं बात करूंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 को फॉलो करते हुए। अब बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड क्या है, इंड एस क्या है, ये सब बारीकियां मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा, बहुत डेप्थ में आपको मैं बताऊंगा भी। और हमें सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डिस्कस भी करना है। अभी जस्ट हम लोग बेसिक के पर्पज से एक चैप्टर उठा के चल रहे हैं, जिससे कि क्योंकि इस चैप्टर का इफेक्ट आपको आगे कई चैप्टर के अंदर कनेक्टेड होगा। इन्वेस्टमेंट देखिए जी, सपोज करें आपने एक बिल्डिंग परचेज की, अब अगर आपने कोई एक बिल्डिंग परचेज की, अब इस बिल्डिंग की अकाउंटिंग हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे करें। तो बच्चों इस बिल्डिंग की अकाउंटिंग, एक सेकेंड, इस बिल्डिंग की अकाउंटिंग हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे करें, इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने बिल्डिंग किस पर्पज से परचेज की। पर्पज, मान लीजिए बिल्डिंग आपने परचेस की है हेल्ड फॉर सेल, बेचने के लिए, यानी इसका मतलब बिल्डिंग खरीदना बेचना आपका बिजनेस हो गया भाई। और बिल्डिंग खरीदना बेचना बिजनेस हो गया मतलब आप एक तरह से रियल स्टेट में डीलिंग करते हैं, ये आपके लिए स्टॉक हुआ, ये आपके लिए गुड्स हो गया। ध्यान से समझे बेटा, सब बच्चों का ध्यान बोर्ड पे बेटा। आपने एक बिल्डिंग परचेस की, अब उसका अकाउंटिंग मेरे को करना है। अकाउंटिंग करने के लिए मेरे को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि सब ये जो बिल्डिंग परचेस की है, सब इसके पीछे मोटिव क्या है, इसके पीछे इंटेंशन क्या। मान लो जी सामने वाला बंदा रियल एस्टेट में डील करता है, बिल्डर है, बिल्डिंग खरीदता बेचता है, बिल्डिंग बना के बेचता है, तो जो बिल्डिंग उसने खरीदी है ये बेचने के पर्पज से खरीदी, उसका मोटिव क्लियर है, उसका इंटेंशन क्लियर है, तो ऐसे केस में ये आपके लिए एक तरह से स्टॉक है। और अभी अगर मैंने स्टॉक के तौर पे रखा है तो ऐसे केस में मेरे को जाना पड़ेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 पर। मान लीजिए बिल्डिंग के बजाय शेयर से, बराबर बेटा, असेट कोई भी हो सकती है। चलो जी, आपने किस पर्पज से परचेस किए हैं, बेचने के लिए,
और बेचने के लिए पर्पज से परचेस किए, तो ऐसे केस में कहां जाना पड़ जाएगा मेरे को, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, जहां पर कि हम बात करेंगे इन्वेंट्री की। सब इन्वेंट्री में हम इसका वैल्यूएशन कैसे करें, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करें। सपोज करें यही असेट आपने परचेस की है फॉर यूज इन बिजनेस। बिजनेस में यूज करने के लिए, तो बोलो जी ये मेरे लिए फिक्स एसेट हो गया, इसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नाम में हम लेके जाएंगे। वहां हम बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 और एस 10 के अकॉर्डिंग हम इसकी अकाउंटिंग, इस पर डिप्रिसिएशन लगाने की बात करेंगे। यानी आपने कोई एक असेट परचेस की है और उस असेट को परचेस करने के पीछे अगर आपका मोटिव है, इस असेट को परचेस करने के पीछे आपका मोटिव है कि साहब आपने ये परचेस किए फॉर सेल, तो बोलो जी हम एस 2 पे चले जाएंगे। और यही असेट आपने परचेस किए फॉर द पर्पस ऑफ यूज इन बिजनेस, बिजनेस में यूज करने के लिए, तो बोलो जी ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कैटेगरी में चला जाएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 लगा देंगे। लेकिन अगर यही असेट आपने परचेस की है फॉर अर्निंग, कुछ कमाने के लिए, कमाना मतलब स्टॉक और बिजनेस में यूज को छोड़ के, तो ऐसे केस में जो भी असेट आपने अदर पर्पस से अर्निंग के लिए हेल्ड की है, आप बताओ जी उसको हम नाम देंगे इन्वेस्टमेंट। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा अप्लाई करेंगे, एस 13। अब देखो बेटा, इन्वेस्टमेंट का मतलब ही क्या निकलता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब ही निकलता है विनियोग। अब विनियोग कैसे, सपोज करें साहब ये बंदा एक बिजनेसमैन है, इस बिजनेसमैन के पास जहां पर भी बिजनेस में कुछ सरप्लस फंड है, एक्सेस फंड है। एक्सेस फंड कैसे हो सकता है भाई, हम 12 महीने बिजनेस कर रहे हैं, अभी 3 महीने मेरे को पता है कि सब मार्केट में कोई सीजन नहीं है, मेरे बैंक अकाउंट में 20 लाख रुपए पड़े हैं, 20 लाख रुपए का हाल फिलहाल बिजनेस में यूज नहीं है। अब बैंक अकाउंट में 20 लाख रुपए रखने से मतलब नहीं, वैसे भी करंट अकाउंट के अंदर 20 लाख रुपए अगर पड़े रहेंगे तो करंट अकाउंट में बैंक कई बार ब्याज ही नहीं देती सब, तो वो मेरे लिए एक तरह से आइडियल कैपिटल, आइडियल फंड है, अनयूज्ड कैपिटल, अनयूज्ड फंड है, सरप्लस पैसा पड़ा है, क्यों 3 महीने के लिए बैंक में रखूं, उठा के मैं इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देता हूं, मेरे को कुछ इनकम होगी, अदर इनकम होगी, भाई शेयर में लगा दूंगा तो डिविडेंड मिलेगा, डिबेंचर में लगा दूंगा तो ब्याज मिलेगा, एफडी कर दूंगा तो ब्याज मिलेगा, म्यूचुअल फंड या और भी अदर सिक्योरिटीज में लगा दूंगा तो कुछ अर्निंग आएगी। यानी जहां मेरे पास सरप्लस फंड है, अगर मैं बिजनेसमैन हूं, मेरे पास सरप्लस फंड है, तो ऐसे केस में सरप्लस फंड को जब तक बिजनेस में यूज नहीं है, टेम्परेरीली मैं कहीं किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दूंगा, और जो इन्वेस्टमेंट से इनकम आएगी वो हमारी एक तरह से अदर इनकम। चलो इन्वेस्टमेंट और भी हो सकता है, कैसे, नाम बोलो बेटा, वरुण, एग्जाम्पल ले लें, आओगे कल, वरुण, ये वरुण भाई एज नहीं, जो बोले वो लिखा मैं। अब ये वरुण भाई एज ओनली 65, अभी रिटायरमेंट हुआ और रिटायरमेंट पर इनको 20 लाख रुपए मिले। अब ये बंदा बड़ा टेंशन में, क्या 20 लाख रुपए मिले, 20 लाख रुपए घर में रखने से मतलब नहीं, क्योंकि घर में रखेंगे तो घर वाले, घर में बहुत सारे जो फैमिली मेंबर हैं, कई सारी दूसरी कहानियां बनती है जहां पर कि आप लोगों से पैसा लिया जा सकता है ओल्ड एज में। वरुण जैसे व्यक्ति क्या चाहेंगे, पैसा मैं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दूं जहां से मेरे को रेगुलर एक इनकम आती रहे। भाई आज वरुण एज 65 है, इनके भी अपने पर्सनल एक्सपेंसेस है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू, मतलब ठीक जो भी, मतलब भाई इनका मानना है कि इनके खर्चे निकल जाएं, पर्सनल एक्सपेंसेस निकल जाएं,
तो व्यक्ति क्या करता है, रिटायरमेंट का मेरे पास 20 लाख रुपए आया, 20 लाख रुपए की एफडी कर दूं, शेयर्स खरीद लूं, डिवेंचर खरीद लूं, या इसी जगह रख दूं जहां से मेरे को एक रेगुलर इनकम आती रहे। ये क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट। यानी इन्वेस्टमेंट की अगर बेसिक हम बात करें तो आपने अगर किसी असेट को परचेस किया, वो असेट आपने परचेस की है अपने बिजनेस में, हेल्ड फॉर सेल, आपने बेचने के पर्पज से रखी है, तो वो हमारे गुड से स्टॉक है, उस पर S2 हम अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर वही असेट आपने अपने बिजनेस में हेल्ड की है, आपका मोटिव, आपका इंटेंशन है उसको बिजनेस में यूज करना, जैसे बिल्डिंग परचेस की, उस बिल्डिंग को आप यूज करेंगे फैक्ट्री बिल्डिंग के रूप में, ऑफिस बिल्डिंग के रूप में, गोडाउन के रूप में, कोल्ड स्टोरेज के रूप में, वेयर हाउस के रूप में, अल्टीमेटली वो बिल्डिंग हमारे बिजनेस के पर्पस में काम आएगी। तो बोलो जिसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के तौर पर हम AS10 के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन मान लो वही मैंने एक बिल्डिंग परचेस की, खरीदना बेचना मेरा मोटिव नहीं है, बिजनेस के पर्पज से उसको यूज करना मेरा मोटिव नहीं है। बिल्डिंग मैंने क्यों परचेस की, मैंने देखा यार सामने एक बिल्डिंग है, मौके की बिल्डिंग है, सब 50 लाख रुपए में मिल रही है, अभी लोगों को जानकारी है नहीं, मैं समय रहते उसका सौदा उठा लेता हूं, साल 2 साल 5 साल के अंदर बेच दूंगा, 50 लाख रुपए की बिल्डिंग मेरे को 70 लाख रुपए देके जाएगी, 20 लाख रुपए का मुनाफा देके जाएगी। या मेरे को दिखाई दे रहा है कि साहब मेरे अकाउंट में 30 लाख रुपए कैश पड़ा हुआ है, और अभी जो बिजनेस है वो 3 महीने मंदी का दौर है। कई बिजनेस के अंदर ऐसे सीजनल फ्लक्चुएशन होते हैं, सब 3 महीने अभी मंदी का दौर है, 3 महीने ये मनी यूज नहीं होगा, बैंक अकाउंट में आइडियल पड़े रखने से मतलब नहीं है, उठा के इसको टेम्पररी कहीं इन्वेस्ट कर देता हूं, कुछ इन्वेस्टमेंट की इनकम आएगी। किसी व्यक्ति का मोटिव यह भी हो सकता है, जैसे वरुण जैसे लोग, ओल्ड एज सीनियर सिटीजन, रिटायरमेंट पे 20 लाख रुपए मिले, इनके दिमाग में आता है 20 लाख रुपए घर के मेंबर को जब तक दिखता रहेगा ना, तो सारे मेंबर किसी न किसी बहाने से 20 लाख रुपए जब निकालना चालू करेंगे तो कब 20 लाख निकल जाएंगे पता ही नहीं चलना। बेटर है साहब ये उठा के एक जगह में इन्वेस्ट कर दूं, और इसी जगह इन्वेस्ट कर दूं जहां से एक रेगुलर अमाउंट इनके सर्वाइवल के लिए, इनके जीवन यापन के लिए एक रेगुलर अमाउंट मिलता चला जाए, ताकि ये अपना सर्वाइवल कर लें, जीवन यापन कर लें, और उनकी जो 20 लाख की पूंजी है वो उनकी पड़ी रहे। ये हम जनरल सेंस में नाम देते हैं इसको इन्वेस्टमेंट। अब अभी तक तो मैंने आपके सामने कोई टेक्निकल बात नहीं की, बिल्कुल जनरल बात की, जनरल तरीके से बात को रखा कि साहब इन्वेस्टमेंट के पीछे मोटिव क्या होता है। इन्वेस्टमेंट के पीछे मोटिव होता है अदर इनकम अर्न करना। अब मैं इसको टेक्निकल एस्पेक्ट में लेके चलता हूं। जब बच्चों हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो यह हमारे सामने अप्लाई होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 13, और ये 13 क्या बोलता है, इन्वेस्टमेंट्स आर असेट, इन्वेस्टमेंट असेट है विच हेल्ड फॉर अर्निंग इनकम। इन्वेस्टमेंट ऐसी असेट है जो आपने अपने पास रखी है कुछ कमाने के लिए, और ये आपकी इनकम कैसे हो सकती है, ये आपकी इनकम 2 कैटेगरी की हो सकती है, रेवेन्यू नेचर की भी इनकम हो सकती है, कैपिटल नेचर की भी इनकम हो सकती है। रेवेन्यू नेचर की इनकम कैसे, भाई हमने किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा डाल दिया तो वहां से डिविडेंड आता जाएगा साल के साल। हमने अगर एफडी में पैसा डाल दिया तो वहां से इंटरेस्ट आ जाएगा, या डिबेंचर खरीद लिए तो इंटरेस्ट आ जाएगा, म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया तो वहां से रेगुलर इनकम आती चली जाएगी। सिमिलरली हमने कोई एक बिल्डिंग परचेस कर ली, उसको रेंट पे देना पर्पस है, तो एक रेगुलर रेंट आता चला जाएगा। यानी एक रेगुलर इनकम के लिए हमने अगर किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप बताओ वो हमारी रेवेन्यू नेचर की इनकम है। शेयर्स में लगा दिया डिविडेंड मिल जाएगा, डिबेंचर या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगा दिया वहां से आपको इंटरेस्ट, शेयर पे डिविडेंड मिल जाएगा, डिबेंचर बॉन्ड्स पे आपको ब्याज मिल जाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे ब्याज मिल जाएगा। तो प्रॉपर्टी आपने खरीदी, प्रॉपर्टी किस पर्पस से खरीदी, रेंट के पर्पस से। कैसे ऐसा हो सकता है क्या, सुनना। जैसे वही एग्जांपल लेते हैं हम वरुण भाई का। वरुण भाई रिटायर्ड हो चुके हैं, गुस्सा नहीं,
रिटायरमेंट पे 50 लाख रुपए इनको मिले। समझ नहीं आ रहा 50 लाख का करे क्या। इन्होंने क्या करा, इंदौर शहर में मान लो कोई एक बड़ा शॉपिंग मॉल बन रहा है, शॉपिंग मॉल में बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें निकल रही है। इन्होंने एक दुकान 50 लाख रुपए देके खरीद ली। इनको पता है कि यार ये शॉपिंग मॉल अभी बन रहा है, बनते बनते मैंने खरीद लिया, जैसे ये शॉपिंग मॉल चालू होगा बड़ी बड़ी कंपनी बड़ी बड़ी ब्रांड यहां पर आएगी, वो किराए पे लेगी, उनको ये दुकान किराए पे दूंगा, एक रेगुलर इनकम आएगी। या ना आपने कमर्शियल शॉप परचेस कर ली, उस कमर्शियल शॉप को परचेस करने के पीछे आपका मोटिव क्या था, रेंट इनकम। तो यहां जो आपके पास इनकम आएगी वो इनकम कौन से नेचर की होगी, रेवेन्यू नेचर की इनकम। और ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं कई बार कैपिटल नेचर की इनकम के लिए। कैपिटल नेचर की इनकम के लिए कैसे, जैसे हमारे वरुण भाई जिस जगह ये रह रहे हैं, मान लो इनके पास में एक प्लॉट खाली पड़ा है। अब इनको दिख रहा है यार ये प्लॉट खाली पड़ा है, मार्केट में लोगों को इंफॉर्मेशन है नहीं, ये प्लॉट का मार्केट रेट 15,000 का रेट है और सामने वाला मेरे को 12,000 के रेट में दे रहा है। इनके फंडे क्लियर हैं, क्या ये प्लॉट में परचेस कर लेता हूं, इस प्लॉट से मेरे को कोई रेगुलर इनकम तो होगी नहीं, लेकिन जब बेचूंगा 2 पैसा मुनाफा कमा के उठूंगा और अच्छा मुनाफा कमा के उठूंगा। ये कैपिटल एप्रिसिएशन के पर्पज से आपने इन्वेस्टमेंट करा। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको कोई मौके का मकान दिखाई दे रहा है, क्या ये मकान है 2 करोड़ रुपए में बिक रहा है, मेरे को पता है कि सब साल 6 महीने के अंदर ये मकान 2 करोड़ के बजाय 5 करोड़ में चला जाएगा, 3 करोड़ में चला जाएगा, हम उसको खरीद लेते हैं। कई बार आप एग्रीकल्चर लैंड परचेस कर लेते हैं कि साहब एक किसान है 10 लाख रुपए बीघा में जमीन दे रहा है, आपको पता है कि साहब किसान को भी पूरी जानकारी नहीं, यहां से कोई हाईवे बनेगा, इसके रेट 4 गुना जाएंगे, आपने जमीन परचेस कर ली। ये आपने परचेस कर लिया फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन। चलो कैपिटल एप्रिसिएशन के पर्पस से आप किसी रेपुटेटेड कंपनी के शेयर भी खरीद लेते हो कि चलो यार ये रेपुटेटेड कंपनी है, इसके शेयर खरीद लो, हो सकता है इसने डिविडेंड नहीं भी बांटा लेकिन प्रॉफिटेबल कंपनी है, इसका जैसे जैसे प्रॉफिट ये कमाती जाएगी रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ते जाएंगे, शेयर मार्केट में इसका रेट बढ़ता जाएगा। डिविडेंड नहीं भी बांटा ना बेटा तो भी कमा कमा के उसके रिजर्व एंड सरप्लस तो बढ़ेंगे ना यार, उसके शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू तो बढ़ेगी ना यार। 10 रुपए का शेयर 50 रुपए में बिकेगा ना, ये भी कैपिटल एप्रिसिएशन के पर्पज से इन्वेस्टमेंट करा। तो चलो पहले बताओ बेटा, यहां तक सब बच्चों क्लियर करो। मैंने चैप्टर स्टार्ट किया बेटा इन्वेस्टमेंट, मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया। क्या जीरो से स्टार्ट किया, मैंने आपके सामने रखा साहब आपने कोई एक असेट खरीदी, अब उसकी अकाउंटिंग करनी, तो आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन एक सीए के तौर पे मैं पूछूंगा कि भाई ये असेट खरीदे तो इस असेट को खरीदने का पर्पस क्या, मोटिव क्या, इंटेंशन क्या। जैसे ही आपने बोला सब इट इज हेल्ड फॉर सेल, बेचने के लिए, रुक जाओ, स्टॉक गुड्स एज टू। जैसे ही आपने बोला ये असेट हमने परचेस किए फॉर द पर्पस ऑफ यूज इन बिजनेस, बिजनेस में उपयोग करने के लिए, रुक जाओ, इट्स अ फिक्स असेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एस10। जैसे आपने कहा साहब ये असेट मैंने परचेस की, इसके पीछे मेरा मोटिव है अदर इनकम अर्न करना, अदर इनकम लाइक डिविडेंड इनकम, लाइक इंटरेस्ट इनकम, इट्स इन्वेस्टमेंट। मैं बोलूंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 पे जाओ और एज 13 आपको बात बताएगा कि सब इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कैसे करना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है, बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसे करना है और इन्वेस्टमेंट पे आने वाली इनकम को कैसे रिकॉर्ड करना है। अब जब बात करी हमने इन्वेस्टमेंट की तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 क्या बोलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 बोलता है इन्वेस्टमेंट वो असेट है जो आपने अपने पास रखा है इनकम कमाने के लिए। इनकम कौन कौन सी हो सकती है, रेवेन्यू नेचर की भी हो सकती है और कैपिटल। रेवेन्यू नेचर कैसे भाई, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, रेंट है, ये रेवेन्यू नेचर की इनकम। कैपिटल एप्रिसिएशन कैसे, कैपिटल एप्रिसिएशन भाई आपने कोई एग्रीकल्चर लैंड परचेस कर ली, आपको बताया आज मैंने 50 लाख की खरीदी है, ये बिकेगी तो 70 में बिकेगी या उससे ज्यादा में बिकेगी। या किसी रेपुटेटेड कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, डिविडेंड मेरा मोटिव नहीं है, शेयर मार्केट में जो मेरे को हाइक मिलेगा, 10 रुपए का शेयर हो सकता है मेरा 50 रुपए पे जाके बिके, ये मेरा कैपिटल एप्रिसिएशन है। इस पर्पस से जो हम असेट खरीदते उसको क्या नाम देते हैं, इन्वेस्टमेंट। बोलो बेटा क्या यहां तक का थ्योरी सब बच्चों को क्लियर।
पक्का? हाँ बेटा, हाँ 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 हाँ। हाँ, दोनों चीज हो सकती है ना बेटा। कभी कभी क्या होता है, आपने बिल्डिंग में पैसा इन्वेस्ट करा, आपका मोटिव था कि सब इससे हमें कैपिटल नेचर का बेनिफिट लेना है, क्योंकि मेरे को दिख रहा है ये बिल्डिंग मौके की बिल्डिंग है और सामने वाले को पता नहीं, और बिल्डिंग ये बंदा जो है 50 लाख में दे रहा, मैं इसको 70 में बेच दूंगा। आप कैपिटल नेचर का बेनिफिट वहां पे लेना चाह रहे हैं, लेकिन इसी बीच में मान लो मकान बेचने में 4-6 महीने साल भर लग सकता है। अब इतने समय खाली रखने से मतलब क्या निकला, हम रेंट पे भी देंगे, दोनों इनकम होगी। बट ये दोनों इनकम कहां जाएगी, इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के अकॉर्डिंग हम इसको डील करेंगे। एज 13 बोलेगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट से इनकम है। सिमिलरली आपने शेयर्स खरीदे, बोलो शेयर पे आपको रेगुलर डिविडेंड भी मिलता जाएगा, पॉसिबल है। और शेयर को बेचेंगे तो भाई मैंने शेयर खरीदा था 20 रुपए के रेट में, 30 के रेट में बिक गया, दोनों चीजें इन्वेस्टमेंट से इनकम है। सिमिलरली डिबेंचर खरीदे, रेगुलरली इंटरेस्ट मिल रहा है, मैंने डिबेंचर खरीदा था 102 के रेट में, बेचा 104 के रेट में, कैपिटल नेचर का भी बेनिफिट होगा। बट ये सारी इनकम किससे हुई है, आपको इन्वेस्टमेंट से। बराबर बेटा, क्लियर बच्चों, गॉट इट? हाँ बेटा, हाँ नहीं बेटा, देखो जब आप बिजनेस की बात करोगे ना बेटा, क्या नाम बेटा आपका? अंश। अंश, बेसिक फंडा बिल्कुल क्लियर बच्चा। अगर मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं तो बिजनेस में स्टॉक यानी गुड्स की कैटेगरी में मैं वही आइटम लूंगा जो कि मैंने परचेज किया है, किस पर्पज से, बेचने के माइंडसेट से, और ये मेरा रेगुलर एक्टिविटी है। मैं रेगुलरली शेयर्स डिवेंचर्स खरीदने बेचने का बिजनेस करता हूं, मैं रेगुलरली फर्नीचर खरीदने बेचने का बिजनेस कर रहा हूं, और रेगुलरली अगर मैं फर्नीचर खरीदने बेचने का बिजनेस कर रहा हूं तो ऐसे केस में जो मैंने फर्नीचर खरीदा वो बेचने के मोटिव से खरीदा, खरीदते समय मेरा मोटिव क्लियर था कि मैंने किस लिए खरीदा है, फॉर द पर्पस ऑफ सेल। तो ऐसे केस में मैं उसको कहां लेके जाऊंगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2, क्योंकि जब वो गुड्स मैंने परचेज किया, जो असेट को मैंने परचेज किया, मेरा फंडा क्लियर था कि इसको बेच के मेरे को मुनाफा कमाना है, और वो मेरा प्राइम एक्टिविटी था, प्राइमरी एक्टिविटी था। आज जैसे कपड़ा व्यापारी है, कपड़ा खरीदना बेचना उसका प्राइमरी एक्टिविटी है। फर्नीचर व्यापारी, फर्नीचर खरीदना बेचना उसका प्राइमरी एक्टिविटी है, या फर्नीचर बना के बेचना उसका प्राइमरी एक्टिविटी है। तो फर्नीचर बना के बेचने से जो भी आएगा वो उसके बिजनेस में जाएगा, और फर्नीचर खरीदा या बनाया तो उसके लिए गुड्स है। बराबर बेटा, लॉजिक क्लियर बच्चा? चलो, यहां तक तो बच्चों में इन्वेस्टमेंट का जनरल मीनिंग और टेक्निकल मीनिंग समझा रहा था। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो बच्चों, यहां हम इन्वेस्टमेंट का अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफिकेशन कर देते हैं, और इन्वेस्टमेंट का क्लासिफिकेशन 3 कैटेगरी में करते हैं। इन्वेस्टमेंट का क्लासिफिकेशन कितनी कैटेगरी में लेके जाएंगे हम? 3। पहली कैटेगरी, ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग पीरियड। क्लियर दिख रहा है बेटा आपको? बच्चों क्लियर दिख पा रहा है? लास्ट बेंच, उधर बेटा, लास्ट तक विजन क्लियर है? उधर बच्चों, तो इसकी एक एक सेगमेंट अलग अलग भी आएगा। हाँ बेटा, चलो मैं बात करने जा रहा हूं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। पहला कैटेगरी, ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग पीरियड। दूसरा कैटेगरी, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। तीसरा कैटेगरी, ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी।
नोट कर रहे हैं क्या? अच्छा, पहले बस ये 3 हेडिंग नोट कर लो बेटा, उसके नीचे का मत नोट करो। उसके नीचे का मैं अलग अलग समझा रहा हूं क्योंकि यहां आपको स्लाइड में बहुत छोटा दिख रहा है, तो उस कारण आपको समझने में दिक्कत आएगी। मैं एक एक को अलग अलग ले लूंगा। अब तो ये 3 हेडिंग नोट कर लो बस। इन्वेस्टमेंट का क्लासिफिकेशन हम कितनी कैटेगरी में लेके चलेंगे बेटा? 3। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग पीरियड, बस इतना लिख लिया। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी। ऑनलाइन वाले बच्चों, शरणदीप चाहे तो लिख सकते बेटा, चाहे तो बाद में भी नोट कर सकते बेटा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं शरणदीप। और जो टेक्निकल और नोट करने का इंपॉर्टेंट एरिया होगा मैं साथ साथ लिखाते हुए जाऊंगा शरणदीप। चलो बताओ बेटा, इन्वेस्टमेंट को कितनी कैटेगरी बांट रहे हैं बेटा हम? 3। बोलो पहला कैटेगरी कौन सा बताना जरा? ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग पीरियड। रुक जाओ, ये इतना हिस्सा मैं अलग ही समझा रहा हूं, ये ले लिया मैंने, ठीक है? अब कंफर्टेबल? चलो सुनना, अगर हम होल्डिंग पीरियड के अकॉर्डिंग बात करें, मतलब बेटा आपके सामने मैं प्रश्न रखता हूं, आप सीए हो, ऑडिट करने गए, जिस कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हैं उस कंपनी ने मान लीजिए 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में। अब आप सबसे पहले उससे पूछोगे कि साहब ये इन्वेस्टमेंट जो आपने किया इसके पीछे आपका पर्पस क्या, इसके पीछे आपका मोटिव, इसके पीछे इंटेंशन, यानी कितने समय इसको आप अपने पास रखोगे, कितने समय होल्ड करके रखना है। अब अगर मान लो ऑर्गेनाइजेशन बोलता साहब इसको हम टिल 1 ईयर तक होल्ड करना चाहते हैं, 1 ईयर के अंदर ही कहीं ना कहीं इसको बेच देंगे, शॉर्ट पीरियड के लिए हम इसको होल्ड करें, और जहां हमें सामने वाले का मोटिव क्लियर हुआ कि साहब आप इसको 1 साल के अंदर बेच देंगे, तो बोलो जी हम इसको नाम देंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। दूसरे शब्दों में हम बोले करंट इन्वेस्टमेंट। यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यानी करंट इन्वेस्टमेंट हम उसको बोलेंगे जहां पर कि आपने इन्वेस्टमेंट किया और आपका मोटिव है विद इन 1 ईयर हम इसको सोल्ड आउट कर देंगे। अच्छा, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम किसको बोलेंगे? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम उसको बोलेंगे जबकि इन्वेस्टर ये बोलता है कि इन्वेस्टमेंट मैंने 1 साल से ज्यादा के लिए किया, तो बोलो जी हम उसको क्या नाम देंगे? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि ये तो डिपेंड किसके रहेगा? सामने वाले के इंटेंशन पे। देखो मजे की बात सुनना, हाँ मजे की बात क्या होती है, देखो ऑडिट करते समय जब आप ऑडिट करने गए आपने देखा कंपनी ने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, किस में करे? शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स में करे। अब आपको उससे पूछना पड़ेगा कि आप ये बताओ आपको ये शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स जो है कितने समय रखना है? विद इन 1 ईयर सेल करना, तो मैं इसको शॉर्ट टर्म की तरह काउंटिंग करूं? 1 ईयर से ज्यादा होल्ड करना तो मैं लॉन्ग टर्म की तरह काउंटिंग करूं? आपका मोटिव, आपका इंटेंट, और मोटिव तो उसके मन में है, अकाउंटिंग मेरे को साइन करनी है, अप्रूव करनी है। और जब ऐसे डाउट की स्थिति बनती तो कई बार हम मैनेजमेंट से उसके लेटर हेड पे सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं कि बताओ जी ये जो इन्वेस्टमेंट है इसको शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में ले या लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में ले। बराबर बेटा, क्योंकि कंपनी तो शेयर खरीद के बैठ गई या डिबेंचर खरीद के बैठ गई, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आगे का मेरे को करना है, तो मेरे को उसका इंटेंट, होल्डिंग पीरियड कितने समय का उसका इंटेंशन है वो देखना पड़ेगा। और चलो जी विद इन 1 ईयर में बेचना उसका मोटिव है, तो हम इसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इसका मतलब ये निकला बच्चा कि हम जब इसका वैल्यूएशन करने जाएंगे, हम जब इसका वैल्यूएशन करने जाएंगे तो कैसे करेंगे? AS13 के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन करेंगे, उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है या मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू को थोड़ी देर के लिए अभी मैं लिख रहा हूं बेटा फेयर वैल्यू, हालांकि फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन अभी बेसिक के तौर पे मैं लिख रहा हूं फेयर वैल्यू।
अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन करेंगे हम कॉस्ट या मार्केट वैल्यू, दोनों में से जो बोलो जल्दी कम। कैसे? देखो आप सपोज करें आपने इन्वेस्टमेंट किया 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, मार्केट वैल्यू उसकी हो गई 2,50,000। अब कई बार बिजनेसमैन क्या बोलेगा कि साहब 2 लाख का खरीदा था, आज 2.5 लाख रुपए का हो गया, 50,000 का प्रॉफिट हमने कमा लिया, 50,000 का प्रॉफिट हम रिकॉर्ड कर ले। लेकिन हम उसको बोलेंगे नहीं भाई, हमारी इंस्टीट्यूट A13 के अंदर बोलती है इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन करना है कॉस्ट या मार्केट वैल्यू, दोनों में से जो कम। अब बताओ इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कितने पे लेंगे हम? 2 लाख पे लेंगे। हमने एस पर कंजर्वेटिव कंसेप्ट, नाम सुना बेटा कंजर्वेटिव? बहादुर बच्चों नाम सुना बेटा कंजर्वेटिज्म? पक्का? एस पर कंजर्वेटिव कंसेप्ट हम प्रॉफिट बुक करने नहीं देंगे, बराबर? चलो अब अगर ऐसा हो जाए कि इन्वेस्टमेंट आपने किया 2 लाख का और मार्केट वैल्यू उसका है 1,80,000, बोलो मार्केट वैल्यू कम हो गया? हो सकता है ना बेटा मार्केट वैल्यू कम हो गया हो, बराबर बच्चों? चलो बताओ इसका वैल्यूएशन किस पे करेंगे हम? 1,80,000, कितने रुपए का लॉस? 20,000 का लॉस रिकॉर्ड हो जाएगा। देखो प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करने दिया लेकिन लॉस रिकॉर्ड करना, यही तो कंजर्वेटिज्म है ना बेटा। आप जानते कि बच्चों कंजर्वेटिज्म सुना है बेटा आपने, जहां पर कि बेटा अपन प्रोबेबल लॉसेस को तो रिकॉर्ड कर लेते बट प्रोबेबल इनकम को तभी रिकॉर्ड करते जब इनकम एक्रू हो जाए, रियलाइज हो जाए। इसलिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करेंगे? मान लीजिए मेरी बैलेंस शीट डेट है 31 मार्च 2025, तो 31 मार्च 2025 के दिन मैं उस इन्वेस्टमेंट की एक्चुअल कॉस्ट लूंगा, मार्केट वैल्यू से कंपेयर करूंगा। मैं एक्चुअल कॉस्ट का मतलब आपको अलग से समझाऊंगा। एक्चुअल कॉस्ट मतलब उस इन्वेस्टमेंट को करने में और भी जो ब्रोकरेज कमीशन, रजिस्ट्री के खर्चे जो कुछ भी लगे वो अलग से समझाऊंगा। मार्केट वैल्यू भी आपको अलग से समझाऊंगा कि सब मैं बेचूंगा तो बेचने में हो सकता कमीशन, दलाली वगैरह इस तरह के खर्चे लगे तो उसको माइनस करके मेरे पास नेट रियलाइजेबल वैल्यू आएगी। लेकिन अभी मेरे को बेसिक में बात क्या करनी पड़ेगी कि सब करंट इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन में किस पे करूंगा? एक्चुअल कॉस्ट या मार्केट वैल्यू, दोनों में से जो नहीं कॉस्ट या मार्केट वैल्यू दोनों में से जो ज्यादा कम हो। नहीं सही बोल रहा हूं मैं, बोलो भाई, कॉस्ट या मार्केट वैल्यू दोनों में से जो नहीं कम बोल दोगे तो भी वही आएगा। ज्यादा बोलने की जरूरत क्या? बहुत ज्यादा बोल रहे हो आप, इतना ज्यादा नहीं बोलना बेटा। नहीं एक बार कम बोलेंगे तो भी वही है ना। अरे नहीं समझे यार, फालतू ज्यादा बोल रहे ना वो। हाँ समझो, तो कॉस्ट या मार्केट वैल्यू दोनों में से जो कम ही बोलो यार। हाँ ठीक है, बोलो, भावनाएं क्लियर होनी चाहिए, पक्का? चलो यहां तक सब बच्चों को क्लियर? अब बच्चों अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, यानी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया 2 लाख रुपए का, उसका मेरे को वैल्यूएशन करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के अकॉर्डिंग। बैलेंस शीट डेट सपोज करें 31 मार्च 2025। अब जी इन्वेस्टमेंट को लिखो तो मैं कैसे लिखूं? तो इन्वेस्टमेंट को लिखने के लिए नॉर्मली हम इन्वेस्टमेंट लिखेंगे इट कॉस्ट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किस पे लिखेंगे हम? मान लो जी आपकी कॉस्ट है 2 लाख रुपए, तो एक्चुअल कॉस्ट 2 लाख, तो 2 लाख पे ही लिखेंगे हम। अब एक मिनट मेरी बात सुनना, मार्केट वैल्यू से कंपेयर करने की जरूरत नहीं।
क्यों नहीं? बोर्ड पे देखना जरा, ये 31 मार्च बैलेंस शीट डेट है। हमने पूछा आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, बोले हाँ जी किए। अच्छा, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म पर्पस या लॉन्ग टर्म पर्पस? बोले लॉन्ग टर्म पर्पस। बोले ठीक है, इसको 2 लाख पे लिखो। फेयर मार्केट वैल्यू से कंपेयर करने की जरूरत क्यों नहीं? फेयर मार्केट वैल्यू में तो रोज अप्स एंड डाउन्स होते हैं यार, इसे आप इसको कॉस्ट पे लिखो। बराबर बेटा? ओके, वापस से मेरे को बता देना जरा, वापस से बता देना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किस पे लिखेंगे बेटा? एक्चुअल कॉस्ट पे। बस एक एक्सेप्शन बताऊंगा बच्चों, हां एक एक्सेप्शन, वापस से मेरे को बता दो बेटा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किस पे लिखेंगे बच्चों? उसकी अकाउंटिंग एट कॉस्ट, ठीक है बच्चा। लेकिन हां, अगर इसकी कॉस्ट में रिडक्शन हो जाए, रिडक्शन इन कॉस्ट, और ये भी कौन से नेचर का? परमानेंट नेचर का। कौन से नेचर का रिडक्शन? अब 2 मिनट बोर्ड पे देखना, 31 मार्च बैलेंस शीट डेट। हमने बैलेंस शीट में देखा इन्वेस्टमेंट, मैनेजमेंट से पूछा लॉन्ग टर्म, बोले हाँ जी लॉन्ग टर्म। कितने का? बोले 2 लाख का। फेयर मार्केट वैल्यू वैसे मेरे को देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम इसको कॉस्ट भी लिख रहे हैं। लेकिन अगर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कम हो चुकी है, कॉस्ट से भी कम हो चुकी है, और ये जो रिडक्शन है ये परमानेंट नेचर का है। परमानेंट नेचर का रिडक्शन कैसे? भाई हो सकता है कंपनी कंटिन्यूअस लॉसेस में है, अब हमें नहीं लगता कि ये ऊपर आएगी, या किसी कारण से कंपनी डिफेम हो गई, या ऐसा हो सकता है कि कंपनी जब इनकॉर्पोरेशन हुआ था तो जो कंपनी के की पर्सन थे, जो कंपनी के मुख्य चेहरे थे, जिनको देख के लोगों ने कंपनी के शेयर खरीदे, अब वो की पर्सन बदल गए, या वो की पर्सन की डेथ हो गई। अब जो नया मैनेजमेंट है या कंपनी का नया जो काम करने का तरीका है, उससे ऐसा नहीं लगता है कि नियर फ्यूचर में कंपनी वापस से अब शेयर मार्केट में बूस्टअप कर पाएगी। परमानेंट नेचर का रिडक्शन हो चुका है। आपने 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट खरीदा था लॉन्ग टर्म पर्पस से, आज भी आपका लॉन्ग टर्म मोटिव है, लेकिन उसका मार्केट रेट 1.80 हो चुका है, और ये जो रिडक्शन हुआ है ये परमानेंट नेचर का रिडक्शन है। और चूंकि आपने इन्वेस्टमेंट रखे भी लॉन्ग रन के लिए हैं, और आज ही मेरे को दिख रहा है लॉन्ग रन में आपको घाटा होगा, तो चूंकि हम कंजर्वेटिव अप्रोच पे काम कर रहे हैं, और जब भी दिख रहा है लॉन्ग रन में घाटा होगा, तो इसको रिड्यूस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आपने इन्वेस्टमेंट किया 2 लाख रुपए का 31 मार्च, मैनेजमेंट से पूछा भैया इन्वेस्टमेंट, बोले हाँ जी। कितने का? बोले 2 लाख का। अगर लॉन्ग टर्म है तो मेरे को टेंशन ही नहीं, मैं तो कॉस्ट भी रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन मेरे को पता लगा कि सब ये इन्वेस्टमेंट का मार्केट रेट गिर चुका है, 2 के बजाय कितना हो चुका है? 1.80। अब ये क्या ये रिडक्शन टेम्परेरी नेचर का है? टेम्परेरी नेचर का तो इग्नोर कर दो, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स होता रहेगा। लेकिन अगर मेरे को लग रहा है कि ये जो रिडक्शन हुआ है ये परमानेंट नेचर का रिडक्शन है, आगे चल के थ्योरी में मैं बताऊंगा परमानेंट नेचर के रिडक्शन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कंपनी आज की तारीख में बदनाम हो गई किंगफिशर एयरलाइन से, या कंपनी के जो चेहरे थे, जिन लोगों के चेहरे देख के लोगों ने शेयर खरीदे थे, सब वो किसी दूसरी कंपनी में चले गया, उनकी डेथ हो गई। नए मैनेजमेंट पे भरोसा नहीं है पब्लिक को। अब आप बताओ ऐसे केस में रिडक्शन हो गया वैल्यू का, और वो कौन से नेचर का? परमानेंट नेचर का। और जब परमानेंट नेचर का है कि मेरे को दिख रहा है कि भविष्य में भी ये अब 1.80 से ऊपर नहीं जा पाएगा, तो ऐसे केस में हमें इन्वेस्टमेंट को, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहिए, मतलब 1,80,000 पे रिकॉर्ड करना चाहिए। दूसरे शब्दों में 20,000 रुपए के लॉस को कंसिडर करना पड़ेगा। बोलो क्या है तक सब बच्चों को क्लियर हुआ? चलो अभी तक 3 बातें बताई मैंने, रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले तो मैंने यहां पर जनरल तरीके से बताया था कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जनरल तरीके से रॉ। फिर मैं इन्वेस्टमेंट की टेक्निकल मीनिंग पे गया। अब मैं अकाउंटिंग करने के लिए उसके क्लासिफिकेशन पे गया, और सबसे पहला क्लासिफिकेशन कौन सा लिया मैंने? ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग पीरियड।
होल्डिंग पीरियड के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट को कितने पार्ट में बांटेंगे? दो। पहला कौन सा? शॉर्ट टर्म। दूसरा कौन सा? लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म किसको बोलेंगे? जिसको होल्ड हम करेंगे विद इन 1 ईयर, मतलब 1 ईयर तक ही होल्ड करेंगे, 1 ईयर के अंदर ही हम उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे, सेल कर देंगे। और जहां मैनेजमेंट का मोटिव यह है कि नहीं यार ये अच्छे इन्वेस्टमेंट है, इसको हम 1 ईयर से ज्यादा तक होल्ड करेंगे, साल 2 साल 5 साल रखेंगे, साल 2 साल 5 साल बाद बेचेंगे, अच्छा इन्वेस्टमेंट है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग करते समय हर बैलेंस शीट डेट, यानी 31 मार्च 2025 मेरी बैलेंस शीट डेट है, तो ऐसे केस में मैं कंपैरिजन करूंगा कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू दोनों में से जो कम। और अगर फेयर मार्केट वैल्यू कम हो चुका तो मैं कम पे रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि आपने रखा ही बेचने के पर्पज से, बेचना ही तो है आपको, और विद इन 1 ईयर बेचना है। लेकिन हां, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो कि लॉन्ग पीरियड के लिए आपने होल्ड करके रखा, साल 2 साल 5 साल बाद बेचूंगा सब, ठीक है, अब उसको कॉस्ट भी रिकॉर्ड करो, मत करो कंपैरिजन मार्केट वैल्यू से। क्यों मत करो? क्योंकि मार्केट वैल्यू में तो डेली अप्स एंड डाउन्स होते हैं। लेकिन हां, अगर मार्केट वैल्यू इतना रिड्यूस हो चुका है कि वो कॉस्ट से भी रिड्यूस हो चुका है, आपकी कॉस्ट थी 2 लाख, मार्केट वैल्यू 180, कॉस्ट से भी नीचे आ गए, और ये जो रिडक्शन है ये टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट नेचर का है। और परमानेंट नेचर का रिडक्शन अगर आपको दिख रहा है कि लॉन्ग रन में भी कंपनी रिफॉर्म नहीं कर पाएगी, ये रिडक्शन रहेगा ही, तो फिर ऐसे केस में उस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को भी हम किस पे लेके चलेंगे? रिड्यूस वैल्यू पर, यानी 1,80,000 पर, यानी 20,000 के घाटे को हाथों हाथ रिकॉर्ड करो, जिसकी मैं एंट्री करवाऊंगा। एंट्री क्या करवाऊंगा? इन्वेस्टमेंट कम करना है तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, P&L डेबिट, एक इफेक्ट चला जाएगा P&L में, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कम। बोलो बड़ा, क्या यहां तक सब बच्चों को क्लियर? मन में किसी प्रकार का, किसी बच्चे के मन में कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछो। कॉस्ट, तो हम जितने में हमने खरीदी हम तो उसी से बात करेंगे, मेरे लिए तो कॉस्ट वही है ना बेटा। कॉस्ट का मतलब क्या? कॉस्ट दैट मींस जितने में मैंने एक्चुअली उसको एक्वायर करा, जिसको मैं नाम दूंगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बराबर बेटा? पक्का? चलो बोलो बेटा, क्या है तक सब बच्चों को क्लियर? ईमानदारी से चलो, इन्वेस्टमेंट का ये मैंने पहला कैटेगरी आपके सामने रखा, जहां पर मैंने बात किया ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग पीरियड। अब मैं बात करने जा रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। लिखिए बेटा। हाँ बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, बस हेडिंग लिख लिया बेटा। अब बच्चों, आपने इन्वेस्टमेंट किया, और इन्वेस्टमेंट से क्या आएगी बेटा हमारे सामने? इनकम। लेकिन इनकम भी कितनी कैटेगरी की हो सकती है? 2 कैटेगरी की। देखो जी कैसे? फिक्स्ड इनकम जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट। कैसी इनकम बेटा? फिक्स्ड इनकम। यानी कई बार हम ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां से मेरे को एक रेगुलर इनकम, फिक्स इनकम मिले। मेरे शब्दों को ध्यान देना, रेगुलर इनकम, रेगुलर मतलब रेगुलर टाइम गैप पे, और फिक्स मिले। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया जी डिबेंचर। अब बताओ, डिबेंचर आपने खरीदे, सपोज करें 12% डिबेंचर हैं, तो उसका इंटरेस्ट का रेट फिक्स है, और कंपनी इंटरेस्ट की डेट भी आपको फिक्स दे देगी। इसका मतलब फिक्स इनकम डिबेंचर वो होंगे जहां पर की रेट ऑफ इनकम, जैसे कि इंटरेस्ट का रेट 12% था तो 12% रेट,
और दूसरा डेट ऑफ इनकम, उस इनकम की डेट। दोनों सर्टेन है, दोनों निश्चित है। बोलो, फिक्स इनकम जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट जिससे इनकम कैसी होगी, फिक्स। अब इस तरह के इन्वेस्टमेंट कौन चाहेंगे, बताओ 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 जल्दी, इस तरह का इन्वेस्टमेंट कौन चाहेगा? हाँ हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो, इस तरह का इन्वेस्टमेंट कौन चाहेगा? नहीं वरुण भाई, एज 65, रिटायरमेंट पे पैसा मिला 20 लाख, वरुण गुस्सा नहीं, 20 लाख रुपए मिला, अभी मतलब चाहेगा 20 लाख रुपए इसी जगह लगा दूं। इनके महीने के खर्चे बोलो बेटा हिसाब से, बीड़ी सिगरेट तंबाकू इनको छोड़ के 70,000, देखो ईमानदारी से, हाँ 10,000, अच्छा ठीक है, चलो अपन 50,000 मान लेते बस, ठीक है। अब बताओ भाई, देखो 65 की उम्र में मेडिकल वगैरह, मेडिसिन बीपी शुगर ये भी तो चालू हो जाता है यार, वो भी तो 5-10 हजार का तो दवाई गोली का खर्चा मान लो। चलो सुनो सुनो बच्चों सुनो, अब भाई वरुण भाई 20 लाख रुपए इनके पास है, ये ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहां से कि इनको एक रेगुलर इनकम हो जाए। 12% डिबेंचर, तो डिबेंचर पे इनको 12% का ब्याज मिल जाए और डेट भी फिक्स, ताकि इनका सर्वाइवल हो पाए, जीवन यापन हो पाए। तो इसको बोलेंगे बेटा हम फिक्स इनकम जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट। जैसे हमारे सामने सबसे परफेक्ट एग्जांपल है डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मान लो आपने खरीदा 9% गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो आपको 9% इनकम का रेट डिफाइंड है, डेट भी डिफाइंड है कि इस डेट को आपको इतना इनकम मिल जाएगा। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट कहलाएंगे फिक्स इनकम जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट। वेरिएबल इनकम जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट, या इनकम तो जनरेट होगी लेकिन रेट ऑफ इनकम और डेट ऑफ इनकम, रेट ऑफ इनकम डेट ऑफ इनकम नॉट वेरी गुड। ना रेट के ठिकाने नहीं, ना डेट के ठिकाने, ना रेट के ठिकाने ना। जैसे एग्जांपल बोलो बेटा, शेयर्स, आपने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदे बच्चों, अब बताओ किसी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदोगे, भले वो कंपनी अच्छी प्रॉफिट में हो, डिविडेंड बांटे नहीं बांटे यही ठिकाने नहीं, किस रेट से बांटे ये भी तय नहीं। हो सकता है भाई अच्छा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है फिर भी डिविडेंड नहीं बांट रहा है, क्योंकि वो तो प्रॉफिट कमा कमा के अपने पास रखता जा रहा है, और जितना प्रॉफिट अपने पास एक्यूमुलेटेड कर लेगा, शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ता चला जाता है, शेयर मार्केट में उसका हाइक मिल जाता है आगे चल के। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी को करंट ईयर में लॉस है और कंपनी के पास पास्ट प्रॉफिट है, उसमें से डिविडेंड बांट दिया, परमिसिबल है। कभी कभी कंपनी इंटरिम डिविडेंड बांट देता है, सुना क्या इंटरिम डिविडेंड बेटा? बच्चों इंटरिम डिविडेंड जानते हैं बेटा? एक डिविडेंड ईयर एंड पे मिलता है और किसी साल में बीच में अच्छे प्रॉफिट होगा तो उसी में से डिविडेंड बांट देते हैं, इंटरिम डिविडेंड। तो इक्विटी शेयर ऐसा है जहां ना रेट के ठिकाने ना डेट के ठिकाने, तो इसको नाम देंगे वेरिएबल इनकम जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट। ये अलग अलग कैटेगरी, देखो मेन शब्द है मेरा इन्वेस्टमेंट, ये अलग अलग कैटेगरी क्यों बांट रहा हूं बताएं? ये अलग अलग इसलिए बांट रहा हूं क्योंकि अलग अलग के ट्रीटमेंट भी मैं आपको अलग अलग सिखाऊंगा। फिर एक क्वेश्चन ऐसा बनाऊंगा जिसमें कि सारी कैटेगरी के इन्वेस्टमेंट्स आ गए। चलो मेरे को बताओ, अभी तक इन्वेस्टमेंट को मैंने कितनी कैटेगरी बांटा? 4। पहला था शॉर्ट टर्म, दूसरा था लॉन्ग टर्म, तीसरा फिक्स इनकम जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट, उसके बाद वेरिएबल इनकम जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट। चलो चारों कैटेगरी ट्रीटमेंट अलग अलग बताऊंगा, हाँ समझे ना? चलो पहला कैटेगरी कौन सा? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म को कैसे पहचानोगे?
विद इन 1 ईयर में सेल करना, लॉन्ग टर्म मोर देन 1 ईयर में डिस्पोज ऑफ करना है। चलो उसके बाद फिक्स इनकम जनरेटिंग। फिक्स इनकम जनरेटिंग किसको बोलोगे? रेट, इनकम का रेट और इनकम की डेट दोनों तय है। एग्जाम्पल, मैंने बात इजीली क्लियर हो जाए तो वरुण भाई का एग्जाम्पल ले लिया, बराबर बेटा? हाँ। उसके बाद वेरिएबल इनकम जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट, डेट के भी ठिकाने नहीं, रेट के भी ठिकाने नहीं। परफेक्ट एग्जाम्पल इक्विटी शेयर्स। बोलो क्या है तक से बच्चों को क्लियर? अब बच्चों मैं बात करने जा रहा हूं फिक्स इनकम जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट की। ओके, चलो इसको समझाने के पहले ये एक जनरल टच इस पे और कर देता हूं मैं, फिर मेरे को एक एक ट्रीटमेंट को समझा देता हूं। एक कैटेगरी और जनरल टच करना है इसको। ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी, नोट करके रख लो बस इसको। बोलो अभी तक कितनी कैटेगरी पड़ी बेटा? चार 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 चार। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, फिक्स इनकम जनरेटिंग, वेरिएबल इनकम जनरेटिंग। ऑनलाइन वाले बच्चों चलो दो कैटेगरी और। ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी। अब सुनना बेटा, कई बार बेटा आप लोग इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आप ये सोचते हैं कि यार मैं पैसा लगा तो रहा हूं, लेकिन यार यहां से लिक्विडेशन के समय, पैसा निकालने के समय, रियलाइजेशन के समय इजीली पैसा लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये भी व्यक्ति ध्यान देता है। जैसे मान लो मैं शेयर मार्केट में पैसा डाल रहा हूं, अब मैं देखता हूं क्या लिक्विडिटी कहां इजी है। और अगर मैं बात करूंगा लिस्टेड सिक्योरिटी, तो बोलो जी लिस्टेड सिक्योरिटी के केस में लिक्विडिटी इजी है। जिस दिन मेरे को शेयर्स एंड सिक्योरिटी को बेचना है, वो चूंकि इंडिया के किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, वहां जाना है और बेच देना है। और उसके अपोजिट अगर अनलिस्टेड सिक्योरिटी में पैसा डाल दिया तो वहां मेरे को लिक्विडिटी में दिक्कत आनी है। जस्ट लाइक प्राइवेट कंपनी, आज प्राइवेट कंपनी के शेयर में मैंने पैसा डाल दिया, जरूरत पड़ने पर वो शेयर बेचने जाऊंगा तो मैं बेच तो सकता हूं, लेकिन वो प्राइवेट कंपनी ने शेयर के ट्रांसफर करने की अपने आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कुछ सिस्टम दिया होता है, रूल्स दिया होता है, उसके दायरे में रेखे यार मैं बेच पाऊंगा यार, फ्रीली थोड़ी बेच पाऊंगा ना यार। तो इन्वेस्टमेंट करते समय हम लोगों के दिमाग में यह भी होता है कि यार उसका लिक्विडिटी कैसा है। ऐसे ही कभी कभी क्या होता है, अपने को कोई दलाल मकान दिखा देता है और अपने को दिखता है यार मकान फायदे का है, लेकिन हम समझदारी से तय करेंगे दलाल का काम तो बिकवाना है। आप ये भी सोचो कि मकान खरीदने के पहले ये सोच लो कि जब मेरे को इन वक्त पे पैसे की जरूरत पड़ जाए तो बिकेगा कि नहीं बिकेगा। उसके बजाय किसी कॉलोनी का प्लॉट खरीदना मेरे को समझ में आता है, क्योंकि प्लॉट को तो मैं फोन पे भी किसी को लोकेशन बता दूंगा कि ये प्लॉट नंबर है, बिक जाता कभी कभी। तो व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करते समय उसके दिमाग में एक क्राइटेरिया और होता है लिक्विडिटी। और अब अगर मैंने लिस्टेड सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट करा तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है, और इसी मैंने अनलिस्टेड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दिया। अनलिस्टेड सिक्योरिटी मतलब ऐसी सिक्योरिटी जो कि इंडिया के किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग नहीं है। जस्ट लाइक प्राइवेट कंपनी के शेयर खरीद तो लिए सब, लेकिन जब मैं बेचने जाऊंगा तो प्राइवेट कंपनी ने रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कि इनकी ट्रांसफरेबिलिटी कैसे होगी। पहली तो हो सकता है मेरे को उनके मेंबर को ही बेचनी पड़े, नहीं तो कंपनी को देनी पड़े। तो जो ट्रांसफरेबिलिटी है वो रेस्ट्रिक्टेड है। चलो बताओ बेटा, मेरे को थियोरेटिकली बताओ। बोलो इन्वेस्टमेंट को कितनी कैटेगरी बांट दिया बेटा बनने? 6। पहला कैटेगरी शॉर्ट टर्म, दूसरा कैटेगरी लॉन्ग टर्म, तीसरा कैटेगरी फिक्स्ड इनकम जनरेटिंग, चौथा कैटेगरी वेरिएबल इनकम जनरेटिंग, पांचवा कैटेगरी लिस्टेड, छठा कैटेगरी। बोलो क्या यहां तक सब बच्चों को क्लियर? ईमानदारी से चलो हाँ, बस 2 मिनट ये हेडिंग तो लिखो। मैंने लंच कर लिया है,
अच्छा आपने नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं, बस 5 मिनट में हेडिंग लिखो, पूरा तो अपन बाद में समझेंगे। अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड इनकम जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट। चलो फंडे क्लियर रखना बेटा। इन्वेस्टमेंट को मैंने कितनी कैटेगरी बांट दिया? 6। उसमें से एक कैटेगरी, पहली कैटेगरी का ट्रीटमेंट सिखाने जा रहा हूं मैं। पहली कैटेगरी कौन सी? जहां पर की इनकम कैसी है? फिक्स। बराबर बेटा, फिक्स कैटेगरी। फिक्स कैटेगरी मतलब रेट भी फिक्स है, डेट भी फिक्स है। चलिए सपोज करें ये अप्रैल 2024 हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है। अब नोट नहीं करेंगे बच्चों, मार्च 2025 नोट नहीं करना बेटा, समझना है ना। लंच का वास्ता बेटा, हाँ टिफिन का वास्ता मैं याद दिला रहा हूं। हाँ जी, अप्रैल से हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है, मार्च में अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है। चलो अप्रैल वाला महीना निकला, आपको बता बेटा अप्रैल के बाद मई आता है, मई के बाद बेटा 1 जून आ जाता है। एक एग्जांपल ऐसा लेके चल रहा हूं जिसमें सारी एंट्री पूरी तरह से मैं परफेक्ट करा दूंगा, बट एग्जांपल सिचुएशन क्रिएट कर देता हूं। आपने मान लीजिए 1 जून के दिन 12% डिबेंचर खरीदे, और 12% यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये डिफाइंड है। ये डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपी, लेकिन आपने परचेस किया एट द रेट 107 के रेट पे। भाई आपने डिबेंचर परचेस किए हैं 1 जून के दिन। कितने डिबेंचर परचेस किए? नंबर ऑफ डिबेंचर मान लो जी 1000 डिबेंचर। चलो बताओ बेटा 1000 डिबेंचर कौन सी डेट को परचेस किए? 1 जून को। बोलो डिबेंचर के किसमें इंटरेस्ट का रेट फिक्स है? इंटरेस्ट की डेट भी फिक्स होती है। हो सकता है कंपनी ने आपको इंटरेस्ट की ड्यू डेट पहले से बता दी थी। इंटरेस्ट की ड्यू डेट कंपनी ने बता दिया, इंटरेस्ट दे रहे हम 30 सितंबर को 6 महीने का, और उसके बाद 31 मार्च को कितने महीने का? 6 महीने का। बराबर बेटा। चलो जी, जून में आपने 1000 डिबेंचर खरीद लिए। मैं आपकी जानकारी में लाता हूं, जून के बाद जुलाई भी आएगा बेटा, फिर अगस्त आएगा, फिर बेटा सितंबर आएगा, और जैसे ही सितंबर आया बोलो जी इंटरेस्ट आएगा। बराबर, इंटरेस्ट आएगा। अब मेरे को बताओ इंटरेस्ट कितने महीने का आएगा? कितने महीने का? कितने महीने का? बस ये तो गलती करानी थी इतने बहादुर बच्चों से यार। सुनो मेरी बात ना ना, अरे नहीं मैं समझा रहा हूं बेटा, अरे मैं समझूंगा ना यार, फीस मैंने ली ना यार। हाँ सुनो, सुनो ध्यान से। कंपनी ये काम नहीं करने वाली है कि भैया 2 महीने का डिबेंचर पिछले वाले को दे, 4 महीने का ब्याज आपको दे। क्योंकि अगर कंपनी ऐसी माथापच्ची करने लगेगी तो कंपनी के लिए उसका बिजनेस चलाना मुश्किल होगा। वो आप तो क्या करोगे, 1 महीने डिबेंचर आपने रखे, 2 महीने आपने रखे, 15 दिन आपने रखे, 20 दिन आपने रखे, 2 महीने आपने रखे। कंपनी तो क्या करती है, जब डिबेंचर इश्यू करती है तो प्रोस्पेक्टस पब्लिश कर देती है। प्रोस्पेक्टस के अंदर इंटरेस्ट की डेट दे देती है कि भैया ये इंटरेस्ट की डेट है 30 सितंबर, तो हम तो 30 सितंबर के दिन, ये 30 सितंबर के दिन डिबेंचर होल्डर रजिस्टर निकालेंगे, और जिस व्यक्ति का नाम होगा उसको सीधे 6 महीने के ब्याज का चेक बना के भेज देंगे। अब मेरे को बताओ, मैंने डिबेंचर खरीदे थे, मेरे को सीधे 6 महीने के ब्याज का चेक आ जाएगा। बोलो मेरे को ब्याज कितने महीने का मिलेगा कंपनी से?
6 महीने का। अच्छा, मैंने डिबेंचर कितने समय रखे? 2 महीने किससे रखे थे? पिछले वाले बंदे ने। अब एक बात बताओ, जो पिछला वाला जो बंदा था, जो सेलर था, जिसने बेचे थे, वो मूर्ख थोड़ी है। जब मैं उससे डिबेंचर खरीद रहा हूंगा तो मेरे को बोलेगा कि रुक भाई, ये अप्रैल और मई 2 महीने का ब्याज मेरे को अलग से देके जा, क्योंकि तेरे को ब्याज कितने महीने का मिल जाएगा? 6। तो जब ये डिबेंचर में खरीदूंगा तो सामने वाले को 107 रुपए तो दूंगा मैं एक डिबेंचर के, और साथ ही साथ उस बंदे को बोलो जी अप्रैल और मई 2 महीने का मेरे को ब्याज भी देना पड़ेगा। क्यों ब्याज देना पड़ेगा? कि मेरे को आगे चल के ब्याज कितने महीने का मिल जाएगा? 6 महीने का। लॉजिक क्लियर? चलो अब आगे बताओ, कौन सी डेट तक आ गए? 30 सितंबर तक। 30 सितंबर तक पक्का? हाँ बेटा। अंश, सितंबर के बाद पता है बेटा क्या आता है? अक्टूबर। वेरी गुड। अक्टूबर के बाद नवंबर। रुकना रुकना, रुक जाओ। नवंबर में 30 नवंबर का दिन, और हो सकता है आपके पास कितने डिबेंचर थे? 1000 ना। अब सारी सिचुएशन में एक पॉइंट में डालूंगा ना यार, तभी तो फंडे क्लियर होंगे। आपने इसमें से मान लीजिए 600 डिबेंचर बेच दिए, और ये बेच दिए एट द रेट 112 के रेट पे। पॉसिबल है ना यार? बेच दिए। बोल, हमने कितने खरीदे थे? 1000। इसमें से कितने बेच दिए? 600 बेच दिए। और 600 जिसको बेचूंगा तो बोलो एक डिबेंचर का उससे कितना लूंगा? 112। 112 तो लूंगा, और साथ में और क्या लूंगा? बताओ बताओ बताओ। 2 महीने का। कौन कौन से 2 महीने? अक्टूबर और नवंबर। कि भैया 2 महीने का ब्याज भी दे, तेरे को 6 का मिलेगा। बराबर? अच्छा, मैंने बेचे कितने में? 100। तो डिबेंचर बेचे तो उसका नफा नुकसान भी निकालना सिखाऊंगा। चलो अब रुक जाओ। नवंबर के बाद अंश, नवंबर के बाद दिसंबर बेटा, जनवरी भी आता है, फरवरी भी आता है, और फिर मार्च आ जाता है। अच्छा अब बताओ, 31 मार्च को आपको ब्याज मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। कितने डिबेंचर थे? नहीं थे कितने? 1000। कितने बेच दिए? कितने बचे? तो 400 डिबेंचर है ना। 400 डिबेंचर तो मैंने 6 महीने रखे ना। 400 डिबेंचर, तो 400 डिबेंचर का तो 6 महीने का मेरे को ब्याज चाहिए। बराबर? ये पूरी की पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस हम लोग यहां करेंगे। अभी तो मैंने एक सिचुएशन आपके सामने डिजाइन करके एक लेआउट रखा। बराबर? अब बोलो तो इंटरव्यू समझा ही देता हूं, लंच चला जाएगा। हाँ बेटा। हाँ नहीं, प्रॉफिट लेंगे ना बेटा। हमने 107 में खरीदा, 112 में बेचा, प्रॉफिट लेंगे ना बेटा, है ना? हाँ बेटा। कंपनी ड्यू डेट पे तो कंपनी देती है ना बेटा। हाँ देखो, जब ब्याज कंपनी इस डेट को देगी, कौन सी डेट को देगी? 31 मार्च को, है ना? तो 31 मार्च को मेरे नाम पे कितने डिबेंचर है? 400। तो मेरे को 400 का ही ब्याज आएगा, और 600 का ब्याज किसको आएगा? जिसको मैं बेच चुका हूं। उस समय 2 महीने का ब्याज लूंगा। कौन कौन से 2 महीने? अक्टूबर और नवंबर। चलो, इन सब का पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के सेशन को यहां एंड करते हैं। तब तक सब बच्चों को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चों, वर्षा, श्रद्धा, अभी, माही, गौरांगी, कोई डाउट बेटा? एनी डाउट, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम, विघ्न, बाधा, परेशानी, संकट, विपत्ति, कष्ट, समस्या? चलो वेरी गुड बेटा। ऋषिका, समीक्षा, कोई डाउट बच्चों?
अभी तक बेटा मैंने थ्योरी पढ़ाया, बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों ध्यान दो, मैंने अभी तक थ्योरी पढ़ाया, पहले इन्वेस्टमेंट का जनरल मीनिंग, टेक्निकल मीनिंग, और अब उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और एंट्रीज, ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, मतलब नेक्स्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा बेटा, हाँ, वहां से फिर आप क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए बेटा सेशन इन करते हैं, सब बच्चों का धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।